नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस न्यू वैकेंसी के साथ मैं जय सर आप सभी का एसबीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। न्यू वैकेंसी को लेकर तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में होंगे। उन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए मैं लाया हूं सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि वैकेंसी कितनी है, क्या सीईटी जरूरी है। मेन प्रश्न आपका यही होगा दोस्तों, क्या सीईटी जरूरी है और कितने नंबर वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या पहले शारीरिक परीक्षा होगी या शारीरिक परीक्षा में क्या क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आयु आपकी क्या होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, यानी कब जारी होना चाहिए, लाइसेंस कब का जारी होना चाहिए यदि आप चालक से फॉर्म लगाते हैं, और फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी, और कौन कौन इसके लिए योग्यता रखता है, यानी कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। जो भी आपके मन में अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो जरूर दोस्तों कमेंट जरूर करें, और आपके डाउट का सॉल्यूशन उस कमेंट के माध्यम से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ पूरा वीडियो देखें, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी को लेकर काफी बेरोजगार युवाओं का इंतजार था और वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। तो अपन शुरुआत करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसमें बोनस अंक मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, किस सर्टिफिकेट के आपको मिलेंगे। तो तमाम प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे ताकि आपकी जो मन में जो शंकाएं चल रही है उनका समाधान हो जाए। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, इसी का इंतजार था, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को इस लास्ट घड़ी में इंतजार था कि ये राजस्थान की पुलिस की वैकेंसी कब आने वाली है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपके अब आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अब जो आपको कितना दम लगाना है, जितना आप में दम है वो दम लगा लेना, और आप अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल करने ला। इसीलिए तो कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज अपन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही होगा कि क्या सीईटी पास होना जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, आपने अगर सीईटी समान पात्रता परीक्षा का अगर एग्जाम आपने दिया है और आपने अगर कुछ नंबर प्राप्त किए हैं, वो नंबर मैं आपको बता देता हूं, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यानी आवेदन कर सकता है। तो यहां पर अपन देखते हैं, अगर आपने सीईटी दी है तो सामान्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम प्राप्तांक अंक 120 अंक प्राप्त होने चाहिए सीईटी में। अगर उसके 120 नंबर आ रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, यानी 40% उसके बन रहे हैं तो वो पुलिस के लिए पुलिस का फॉर्म भर सकता है दोस्तों। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए 108 अंक है, यानी उसके लिए 36% अनिवार्य है। इसी प्रकार ट्राइबल सब प्लान एरिया, अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके सीईटी में नंबर होने चाहिए 90 अंक, यानी कहने का मतलब 30% नंबर आपके होने चाहिए। तो दोस्तों सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर कैंडिडेट है तो उसके 40% नंबर सीईटी में होने चाहिए। एससी एसटी है तो 36% होने चाहिए। ट्राइबल यानी टीएसपी एरिया से हैं तो उसके 30% अनिवार्य है। तो जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है ओनली फॉर आवेदन वही कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका एक भी नंबर क्यों नहीं 0.001 भी अगर कम रहता है तो उसके लिए आप योग्य नहीं है दोस्तों। तो आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके आवेदन आप एसएसओ आईडी या आप ईमेल की सहायता से दोस्तों 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों बिना डेट का इंतजार किए इन तिथियों के मध्य आपका आवेदन होना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि ये डेट बढ़े। इसीलिए आप अगर इसके लिए योग्य हैं तो इन तिथियों के बीच दोस्तों जरूर आप आवेदन कर दें। अब अपन आगे देखते हैं। तो ये तिथियां हैं, और उसके बाद में अगर मान लो त्रुटि होती है तो उसमें सुधार के लिए आपको यहाँ पर डेट दे रखी है, लेकिन सुधार भी
कुछ स्थितियों में होगा, बाकी चीजों में आपका सुधार नहीं होने वाला है। तो सुधार की डेट आपकी रहेगी 28 अगस्त 2023 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक। तो आप इन सुधार कर सकते हैं, जो भी आपसे त्रुटि हो सकती है तो उसी त्रुटि में सुधार किया जाएगा और आपको शुल्क 300 रुपए का एक्स्ट्रा शुल्क और देना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें। आप आवेदन करते हैं तो उसी टाइम आप जो भी फॉर्म इंफॉर्मेशन भरते हैं फॉर्म में उसको सही ढंग से भरें। और आवेदन आप किसमें संशोधन कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है, आवेदक जिला या यूनिट पद में ही संशोधन या त्रुटि सुधार किया जाएगा, बाकी में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपका नाम में स्पेलिंग गलत हो जाती है तो सुधार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म को अच्छी तरीके से देखें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। उसके बाद फाइनल सबमिट करना, क्योंकि अगर एक बार गलती कर सकते हैं तो उस गलती का सुधार सिर्फ आप जिला और यूनिट में कर सकते हो। उसके बाद में आप जितने भी आप गलती करते हैं उसका दायित्व आप स्वयं का होगा। किसी का आप मतलब आरोप नहीं लगा सकते कि इसकी गलती है, वो गलती आपकी स्वयं की मानी जाएगी। आगे इसी के तहत अपन बढ़ते हैं, आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो अगर पहले ये होता था कि एक कैंडिडेट 3 या 4 जिलों से आवेदन कर सकता था, लेकिन इस वैकेंसी में है कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट में ही आवेदन किया जा सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक से ही कर सकेगा, ये नहीं कि 2 से आवेदन कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेरोजगार भाई कोई ऐसा कैंडिडेट भी होता था पहले, मान लो उसमें वो 3 से सेलेक्ट हो जाता था, तो इस बार ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवेदन केवल एक जिला या यूनिट से ही कर सकता है। उसके बाद में आवेदन प्रक्रिया आप अपनी SSO ID या ई-मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप सबको पता है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना है। और ये ऑनलाइन प्रिंट आपकी जो फिजिकल शारीरिक परीक्षा होती है उस शारीरिक परीक्षा में आपके पास होना चाहिए। अब अपन आगे देखते हैं। इसी प्रकार आगे के लिए आपको जो एप्लीकेशन भरना है उसका देखकर क्या प्रक्रिया है वो बताई गई है। इसमें किसी भी आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जो मैंने अभी बोली है वही बात यहाँ पर लिखी है। दोस्तों ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया वह प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य है। तो जब भी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होती है उस टाइम आपके पास जो आवेदन करते हैं आप ऑनलाइन, उसका आवेदन पत्र आपके साथ होना जरूरी है। दोस्तों इसी प्रकार आपके यहाँ पर क्या शुल्क रहेगा, यानी कितनी फीस लगेगी, आपको ये यहाँ पर दे रखी है। सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान बाहर के आवेदकों हेतु यानी अदर स्टेट से अगर कोई आवेदन करता है तो उसके लिए शुल्क रहेगा 600 रुपए का। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS अनुसूचित जाति यानी SC और ST और TSP और शहरिया, उसके लिए आवेदन शुल्क आपको देना होगा 400 रुपए का। इसी प्रकार आगे आपकी दे रखा है शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा, यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों तो यहाँ पर कितना गुणे को यहाँ पर बुलाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंड लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला या यूनिट की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और किसी भी प्रकार से डाक के द्वारा कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, यानी आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और कितना गुना करेंगे, 15 गुना करेंगे। और वो भी किस प्रकार, पदवार यानी जितने पद है उसका 15 गुना, वर्गवार का मतलब है जितना मान लो EWS के अगर 15 पोस्ट है तो उसका 15 गुना EWS कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर 30 पोस्ट जनरल की है तो उसका 15 गुना जनरल के बंदे बुलाए जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको 15 गुना बुलाया जाएगा शारीरिक परीक्षा के लिए। और अब आगे देखते हैं तो कितने कैंडिडेट कितने गुना बुलाए जाएंगे, 15 गुना। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर भर्ती हेतु रिक्त पद। तो भर्ती हेतु रिक्त पद जितने भी है वो अपन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वहां पर एक में दे रखा है। आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। वर्गवार यानी जो भी कैटेगरी जितने भी पद आते हैं उसका 30% आरक्षण महिलाओं के रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% रहेगा, 12.5% आरक्षित सीटें रहेगी। इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद आगे अपन देखते हैं राजस्थान राज्य के बाहर के अगर अभ्यर्थी है या अदर स्टेट के अभ्यर्थी है उसको राजस्थान में जनरल में सम्मिलित किया जाएगा, किसी भी प्रकार का उसको आरक्षण का लाभ दिए नहीं है।
वेतनमान आपका यहाँ पर दे रखा है और आपका वेतन रहेगा L5 की श्रेणी में आपका फिक्सेशन होगा और वो है परिपक्वताधीन यानी प्रोबेशन काल में आपका जो पेमेंट रहेगा वो 14,600 रुपए का रहेगा। उसके बाद में आपका L5 के अनुसार आपका पेमेंट बनता जाएगा, जो भी HRA जो भी जुड़ेगा DA वगैरह उसको जुड़ा के। तो यहाँ पर भर्ती हेतु पात्रता योग्यताएं में छूट यहाँ पर आपको दे रखी है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन या नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम राजस्थानी हैं तो राजस्थान की संस्कृति को अपने को पता है क्या राजस्थान की संस्कृति में होता है। इसी प्रकार यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दे रखी है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर आपको यहाँ पर जिला पुलिस या इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी स्कूल या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और पुलिस दूरसंचार के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान और गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप पुलिस दूरसंचार से आवेदन करते हो तो आपको 12वीं फिजिक्स और मैथ के साथ या कंप्यूटर और विज्ञान विषय से आपकी 12th पास होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदन करते हैं तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यानी मान लो आज से अपने आवेदन स्टार्ट होते हैं, यानी 7 अगस्त से स्टार्ट होते हैं तो 7 अगस्त 2023 से पहले 1 वर्ष पूर्व आपका जो लाइसेंस है वो बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो भी लर्निंग लाइसेंस है या हेवी लाइसेंस है वो 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों अपन देखते हैं आयु सीमा आपकी राजस्थान में सबको पता है यहाँ पर कितनी चलती है, 18 से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डेट दे रखी है, उस डेट के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड घुड़सवार सवार दल आवेदन के लिए सामान्य की अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पुरुष नियमित तिथि के बाद का जन्म नहीं हो तो 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और नियमित तिथि के पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी अधिकतम आयु तिथि 2/1/2000 पहले से नहीं होना चाहिए और महिला के लिए 2/1/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए। EWS SC ST BC MBC के लिए 1/1/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2/1/1995 पुरुष के लिए उससे पहले नहीं होना चाहिए और 2/1/90 महिलाओं के लिए उसके 90 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार राज्य सरकार के कर्मचारियों, मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आश्रित 1/1/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2/1/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए है 2/1/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर दे रखा है, भूतपूर्व सैनिकों का जन्म 1/1/2006 के बाद नहीं होना चाहिए और पुरुष के लिए 2/1/1981 के पहले का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 2/1/1981 से पहले का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपकी आयु कांस्टेबल चालक के लिए अलग दे रखी है और कांस्टेबल चालक के लिए अगर सामान्य कैटेगरी का है तो आप में सब में यह दे रखा है कि 1/1/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि पहले यानी कब की डीओ भी शामिल करें तो सामान्य श्रेणी तो 2/1/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और महिला है तो 2/1/1992 से पहले का नहीं चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी EWS SC ST BC MBC या शहरी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपकी डीओबी 2/1/1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए और महिला है तो 2/1/1987 से पहले की नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों, मर्द पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को आश्रितों के लिए 2/1/1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और महिला है तो 2/1/1989 से पहले नहीं होनी चाहिए और भूतपूर्व सैनिक है और वो कांस्टेबल चालक से आवेदन करना चाहता है तो उनकी डीओबी है, अगर पुरुष है तो 2/1/1981 से पहले की नहीं होनी चाहिए और महिला है तो 2/1/1981 के पहले की नहीं होनी चाहिए। और शारीरिक यहाँ पर मापदंड दे रखा है तो शारीरिक मापदंड आपको पूरा करना होगा तभी आप लिखित परीक्षा में बैठ पाओगे दोस्तों। आपकी अगर पुरुष हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर महिला है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीने की बात करें तो बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और ये फुलाव जो सीने में होता है और सीना है वो महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए है, न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है और न्यूनतम वजन महिलाओं के लिए है 47.5 किलोग्राम वजन महिला का होना चाहिए। आगे अपन देखते हैं तो ये आपका शारीरिक मापदंड था। उसके बाद में अपन देखते हैं चिकित्सीय मापदंड। आंखें आपकी सुदृढ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए,
तो न्यूनतम निकट दृष्टि J1 72 आंक होनी चाहिए, J2 72 आंक होनी चाहिए। चश्मा पहने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम 6/6 होनी चाहिए तथा 6/9 72 आंखों के साथ अनिवार्य होना जरूरी है। और घुटने आपके टकराने से नहीं, नसें फूली होनी नहीं चाहिए। बेंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पेट समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति अंग या भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो, इसी प्रकार की आपके किसी भी प्रकार की ये समस्या नहीं होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में अपन देखते हैं नियुक्ति के लिए अयोग्यता यहाँ पर देने की, कोई नियुक्ति के लिए सब योग्य है क्योंकि राजस्थान में से कैंडिडेट नहीं है जो आवेदन करे और अयोग्य हो जाए, क्योंकि सभी बंदे योग्य हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको कंप्यूटर आधारित सीबीटी यानी आपकी लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी फिजिकल यानी शारीरिक मापदंड के बाद, और वो होगा आपको 150 नंबर का, यानी कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए 150 नंबर का होगा। इसी प्रकार कांस्टेबल चालक और घुड़सवार संवादन के लिए भी 150 नंबर का होगा, और कांस्टेबल बैंड के लागू यहाँ पर नहीं है। और दक्षता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी इसमें कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए यहाँ पर लागू नहीं है। इसी प्रकार कांस्टेबल चालक घुड़सवार के लिए दक्षता परीक्षा 30 नंबर की होगी, यहाँ पर कितने नंबर की होगी 30 नंबर की। इसी प्रकार कांस्टेबल बैंड के लिए 30 नंबर की दक्षता परीक्षा होगी। यानी जो कांस्टेबल बैंड से आवेदन करता होता है तो उसको ये इस दक्षता परीक्षा देनी होगी कि वो बैंड बजाने में दक्ष रखता है नहीं है, उसकी परीक्षा होगी। वो कितने नंबर की होगी 30 नंबर की होगी। और जो अगर चालक से आवेदन करता है उसके 150 नंबर का पेपर होगा, लेकिन फिर भी 30 नंबर का उसको गाड़ी कैसे चलानी आती है, उसको सही ढंग से चलानी आती है नहीं आती है, वो उसके 30 नंबर का और दक्षता परीक्षा ली जाएगी। विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक 20 नंबर, इसमें कोई लागू नहीं होगा, यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला दोनों में। तो यहाँ पर आगे देखते हैं तो कुल मिला के अंकों का 170 180 होता है, इसमें सिर्फ 30 होता है। तो शारीरिक दक्षता यहाँ पर दे रखा है 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु, और शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी आपका हॉस्पिटल से आपको बनवाना होगा कि आप अभी एक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से यानी शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल सही है, यह सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से बनवाना होगा, और यह सर्टिफिकेट आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय आपको प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। तो जब भी आपका फिजिकल आए तो जरूर आपका जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर से बनवाना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में अपना आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड। तो निर्धारित यहाँ पर मापदंड है आपको मेन आपकी जो पुलिस में शारीरिक परीक्षा होती है वो आपकी होगी 5 किलोमीटर की दौड़, और 5 किलोमीटर की दौड़ में आपको कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस चालक बैंड घुड़सवार स्वांदल पुलिस दूरसंचार, तो पुरुष के लिए 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, और महिला अभ्यर्थी है उसको 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, और भूतपूर्व सैनिक है तो उसको 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। अगर आप टीएसपी एरिया से हैं तो आपको 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो फिजिकल परीक्षा मेन आपकी यही रहेगा, और बाकी आपका कोई अगर आपकी हाइट है तो बाकी कोई खास आपका रहने वाला नहीं है। अगर आप दौड़ क्लियर कर जाते हो तो इसका मतलब आप ये मान लेना कि आप आराम से फिजिकल पास कर चुके हो, अगर आप दौड़ पास कर जाते हैं तो। फिर आगे अपन देखते हैं यहाँ पर दे रखा है गर्भवती महिला इस फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं सम्मिलित होने की सलाह दी जाती है। अगर फिर भी जोखिम लेके ये सम्मिलित होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद में शारीरिक मापतोल आपका यहाँ पर दे रखा है, आप अपील कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो। उसके बाद में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका यानी जो आपकी लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा, वो आपकी कंप्यूटर आधारित होगी, और कंप्यूटर आधारित होगी आपके 150 नंबरों की। कितने की होगी 150 नंबरों की होगी, और 150 ही प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक आपको मिलेगा, और गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% यानी 1/4 आपका काटा जाएगा। यानी इसमें कुल मिला के बात यह है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी तैयारी अच्छी करनी है, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है दोस्तों। फिर आपका ये यहाँ पर पाठ्यक्रम दे रखा है, पाठ्यक्रम आपको विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 नंबर का होगा, यानी 60 प्रश्न होंगे, और 60 नंबर के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार आपका पार्ट बी आएगा, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं से संबंधित आपको जानकारी पूछी जाएगी, और उस जानकारी से संबंधित आपके प्रश्न होंगे 45, और आपके नंबर होंगे उसके 45। इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, कला, भूगोल और
राजनीति और आर्थिक स्थिति इत्यादि से संबंधित जानकारी के 45 प्रश्न होंगे और होंगे 45 नंबरों के। कुल मिला के आपको 150 नंबर का पेपर होने वाला है और 150 प्रश्न रहेंगे और 3 पार्ट में अवश्य में रहेगा। ये आपका दोस्तों यानी संक्षिप्त रूप में अपन बोले तो ये आपका संक्षिप्त रूप में सिलेबस है, यानी इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तैयारी है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दिए, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में दक्षता परीक्षा कांस्टेबल चालक बैंड घुड़सवार समांदलों के आवेदनों के लिए तो यहाँ पर यह देखा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा कांस्टेबल चालक घुड़सवार समांदलों पदों के लिए सफल अभ्यर्थी तक कांस्टेबल बैंड पद के आवेदन हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36% और टीएसपी के लिए जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30% अंक प्राप्त करनी अनिवार्य है। अगर आपके मान लो आप चालक से आवेदन करते हो, बैंड से आवेदन करते हो, घुड़सवार से करते हो, समांदल के लिए आवेदन करते हो तो आपको कुछ अनिवार्य अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल से करते हो 40% होना चाहिए, SC/ST से है तो आपका 36% होना चाहिए, अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हो तो आपके 30% नंबर अनिवार्य होने चाहिए, अन्यथा आप परीक्षा की दौड़ से पहले ही बाहर हो जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर एक और बात बता दूं कि एग्जाम में और इस सब परमानेंट कर दिया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देर कर दोस्तों, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स कि जैसा आपका हाल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कुछ अनिवार्य शर्त डाल दी कि इतने नंबर आपके पास होने चाहिए। अगर आपके 40% नंबर नहीं आ रहे तो आप पहले से ही बाहर हो, चाहे आपने फिजिकल कितना भी अच्छी तरीके से किया हो। तो आपको लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम में आपको 40% नंबर अनिवार्य है दोस्तों। अगर आपका 0.011% भी अगर कम रह जाता है तो इसके लिए आप योग्य नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर 36% नंबर आपको लाना अनिवार्य है। और ट्राइबल यानी टीएसपी और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा लागू नहीं है, यानी जो नॉन टीएसपी से आवेदन करते हैं उसके लिए 40% और 36% नंबर लाना अनिवार्य है। और टीएसपी से आवेदन करते हो तो आपके लिए दरबार खुला है, आप कितने भी नंबर लाओ लेकिन आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन ये नॉन टीएसपी वालों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको नंबर लाने पड़ेंगे बेचारे को, क्योंकि वो नॉन टीएसपी से आता है। लेकिन क्या करें, ये भगवान की दया है, जो टीएसपी वाले नौकरी करेंगे और नॉन टीएसपी वाले देखेंगे ये एक साला मुर्ख कहां से लग गया। तो आगे अपन देखते हैं दक्षता परीक्षा कांस्टेबल चालक बैंड घुड़सवार समांदल आवेदकों को लेकर अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक दे रखे हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ विशेष बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसीसी सर्टिफिकेट है 10 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, ए प्रमाण पत्र आपको 6 अंक मिलेंगे। यदि आपने होमगार्ड में सेवा की है 3 वर्ष तक सेवा देने में आपको 10 अंक मिलेंगे। होमगार्ड में निरंतर 2 वर्ष तक सेवा देने में आपको 8 अंक मिलेंगे। होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष सेवा देने पर आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार पुलिस से संबंधित विषय में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है उसका भी आपको विशेष अंक यानी बोनस अंक दिए जाएंगे। एमएससी क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित विषय है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए या एलएलबी की उपाधि आपके पास है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। उपरोक्त विषय में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा से संबंधित एक कोर्स मिलता है, अगर जिसने कर रखा है उसके लिए आपको 10 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपकी बोनस अंक थे। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिससे आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं तो जरूर दोस्तों लगाइए अपना सर्टिफिकेट। और ये दस्तावेज संबंध देर का है और दस्तावेज से संबंधित अपन चर्चा आगे कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम होगा, काफी लंबा टाइम है। जब भी फिजिकल का टाइम होगा उसके बाद में नई गाइडलाइन आएगी, उसके तहत ही अपन कर लेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 70/2022-23 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? 70/2022 और 23 का होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 वर्ष पहले का यानी पीछे के 70 का मांगा है। और वो 70 कौन सा होना चाहिए? 2022 और 23। और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट है उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हर 70 का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, चाहे आपके वैकेंसी आए कि नहीं आए। लेकिन अब राजस्थान की पुलिस में देखो 22-23 का ईडब्ल्यूएस मांग लिया है। अगर मान लो किसी ने 22-23 का नहीं मनाया, उसकी एज ही अब हुई है, तो इस वैकेंसी में तो वो कैसे क्या आएगा। लेकिन उसके लिए कोर्ट का रास्ता है दोस्तों, डरना मत, लेकिन आप आवेदन जरूर करना दोस्तों। फिर आगे अपन देखते हैं, ये आपकी दे रखी है। उसके बाद में नीचे आपको पोस्टें दे रखी है, तो पोस्टों का विवरण अपन और पूरा विवरण जानकारी जाने के लिए टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट रहता है
तो जरूर दोस्तों, और पोस्टें आपके लगभग है 3500 के आसपास। कितनी है? 3500 के आसपास पोस्ट है। तो यहाँ पर पोस्टों के लिए अपन अलग से कल एक वीडियो डाल देंगे, उस कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितनी पोस्टें हैं वो अपन एक अलग से वीडियो डालेंगे, और लगभग कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर 3500 है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये आपका पोस्टों का विवरण है, इसके लिए अपन अलग से बनाएंगे वीडियो। और आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।